बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 मार्च पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 110। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि बहुत सारी अहम खबरें हैं। एक तो जंग के मुतल्लक आपको अपडेट देनी है। आज पहली दफा सदर ट्रंप ने लिखकर हाथ खड़े किए हैं। जी हाँ, लिखकर उन्होंने ईरान को यह एश्योरेंस दी है कि हम आप पर मजीद हमले नहीं करेंगे, और पिछले जो किए हैं उनकी उन्होंने तौबा करने की भी कोशिश की है। ये बात कर रहे हैं जो उन्होंने गैस फील्ड्स के ऊपर हमला किया है। ये सब कुछ क्या हुआ है, एक ही रात में सदर ट्रंप के हाथ कैसे खड़े हो गए हैं और लिखकर तौबा क्यों कर रहे हैं, उनका लिखा हुआ भी आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। पहले जरा क्विकली आपको अडयाला जेल की अपडेट दे दें, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ईद के सिलसिले में वहां खुसूसी मुलाकातें हो रही हैं सभी कैदियों की, लेकिन इमरान खान और उनकी बेगम की मुलाकात नहीं हो रही। उसके साथ ही साथ तिब्बी मुआयना इमरान खान का एक दफा फिर, जो सो कॉल तिब्बी मुआयना ये करवाते हैं सरकारी डॉक्टर से, और वो अब क्यों हुआ है याद कीजिए। अब से कुछ 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे कि जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, वो फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बनाएं। उस मेडिकल बोर्ड का काम होगा कि वो रिकमेंड करेगा कि इमरान खान को हॉस्पिटल मूव करना है या नहीं। आप सबको पता है कि उनकी एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई थी, और ये किसी और ने नहीं, इन्हीं हॉस्पिटल्स ने, इसी पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इमरान खान को खुद बताया था। और उन्होंने ये बात सलमान सफदर को बताई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखकर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी। अब वही लोग जो हैं वो 10-10, 15-15 दिन ज़ाया करके अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ना ही वो बोर्ड तश्कील पाया, ना ही बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इमरान खान को हॉस्पिटल भेजा जाए। अब 10-15 दिन ज़ाया करने के बाद अब वो जो बोर्ड के 2 डॉक्टर्स हैं, या 1 डॉक्टर है या 4 हैं, किसी को नहीं पता कि कितने हैं, वो तो इनकी मर्जी है किसको लेके जाते हैं, वो कल अडयाला जेल गए और दोबारा से खबर चलवाई गई कि अडयाला जेल में इमरान खान का मुआयना किया गया। और अब ये डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इमरान खान को मूव किया जाए अडयाला जेल से अस्पताल में इलाज के लिए या नहीं। अब जरा अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिका के अंदर अब पाकिस्तान की बारी लगने वाली है। 3 पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क हैं जिनको अमेरिका जो है वो खुल्लम खुल्ला अपना दुश्मन कहता है, या पूरी दुनिया को पता है। सरे फहरिस्त तो पिछली कई दहाइयों से रूस है, आप सबको पता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि अब अमेरिका समझता है कि हमें रूस के करीब होना चाहिए। वो आगे चल के बताते हैं क्यों। नंबर 1 पे तो रूस है, जो पिछली कई दहाइयों से है, पिछले चंद दहाइयों से जिस तरीके से चाइना ने तरक्की की है, और अब टेक्नोलॉजी हो या एआई हो। पिछले दिनों हमने आपके सामने खबर रखी थी कि जो अमेरिका का खतरनाक तरीन जहाज है B-2 बॉम्बर्स, जो स्टेल्थ है, जिसको कोई नहीं पकड़ सकता, उसको भी हैक कर लिया था, जो एआई के साथ, टूल्स के साथ, जो एक चाइना की दिफाई कंपनी है। चाइना इस वक्त मतवाजी चल रहा है या थोड़ा आगे चल रहा है अमेरिका से, किसी सूरत भी पीछे नहीं है। आप कम से कम भी अगर उनकी आप कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं तो वो कम से कम भी अमेरिका के हम पल्ला हैं, और इस चीज़ का अमेरिका को मुकम्मल तौर पर अदराक है। और इसीलिए अब अमेरिका जो है वो $200 अरब के करीब जो है वो खर्च करने जा रहा है अपने लिए। एक नया मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर रहा है अमेरिका, ताकि चाइना के, रूस के और दूसरे ममालिक के जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, वो अमेरिका तक ना पहुंचे। अमेरिका को इस चीज़ का अदराक हो चुका है कि चाइना उनसे आगे निकल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, सदर ट्रंप जब अपनी कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद जब वो सदर बने, तो शुरू के जो 2-3 महीने थे, मुतद्दद बार उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे निकल रहा है, हमें स्पेंड करना पड़ेगा अपनी मिलिट्री के ऊपर उनके बराबर पहुंचने के लिए। तो वापस आते हैं, तो दूसरा, चाइना की तरक्की की वजह से, उनकी इकोनॉमिक तरक्की की वजह से, उनकी फौजी तरक्की की वजह से, दूसरा, पूरी दुनिया को पता है कि चाइना के साथ एक किस्म की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और वो किसी भी लम्हे ज़रा डर्टी वॉर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। उसका किसी भी लम्हे या किसी भी दिन या किसी भी साल या किसी भी महीने खुल के आगाज़ हो सकता है। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े जाकर चाइना की कनपट्टी पर रखे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ ताइवान का, जो चाइना का एक इंटरनल मसला है। अमेरिका कहता है कि ताइवान जो वो इंटेग्रल पार्ट नहीं है चाइना का, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। चाइना कहता है ताइवान हमारा इंटेग्रल पार्ट है। इसलिए अमेरिका ने अपने जो फौजी अड्डे हैं वो बना रखे हैं साउथ कोरिया, जापान में, और उस समंदर के अंदर अपने बहरी बेड़े हमेशा उतार के रखे हैं। तो चाइना का काफ़ी सारा, आप ये समझिए कि इंतज़ाम अमेरिका बड़े सारे सालों से करके बैठा है। अब चाइना भी वापस इंतज़ाम कर रहा है। तो दूसरा मुल्क उस लिस्ट में चाइना है। तीसरा मुल्क आपका, हमारा सबका सज्जन किम जोंग उन, आपको पता है कि वो चाइना की, उसे प्रॉक्सी कहता है अमेरिका, यही कहता है कि चाइना ने उसे गुंडा रखा हुआ है। आप सबको पता है कि वो, जैसे हम शादी ब्याह
दरिया पर छुर्लियां पटाखे चलाते हैं, वो उसी तरीके से शुरली और पटाखा तो नहीं, वो तो मिसाइल चलाते हैं, और वो भी जिस तरफ को दिल करे चलाते हैं, जिसको दिल करे धमकी देते हैं। और कोई एक आध मिसाइल नहीं चलाते हैं, आम मुल्क जंग में भी गिन गिन के मिसाइल चलाते हैं। वो साहब ऐसे हैं कि जो ऐसे शौक पूरा करने के लिए भी 10-15 मिसाइल जो है वो खड़का देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने पूरे 10 मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, आम मिसाइल भी नहीं, वो उन्होंने जापान की तरफ रखकर चलाए और उनको बताया कि आप तक आएंगे नहीं, मैं पानी में गिराऊंगा इन्हें, लेकिन सिर्फ आपको वार्निंग दी है, ये जो आप जंगी मशकें कर रहे हैं कि बंदे के पुत्र हैं आप। तो वो किम जोंग उन, ये 3 ऐसे, इनको 2 ही समझिए, क्योंकि उनको अमेरिका चाइना के खाते में नॉर्थ कोरिया को डालता है। लेकिन चलें, अगर आप उन्हें इंडिपेंडेंट भी गिन ले, तो ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका की हिट लिस्ट में हैं। सबको पता है कि अमेरिका का जब मौका लगा, इनका अमेरिका इंतजाम करेगा। वो अलग बात है कि अब अमेरिका के अंदर एक मामला जोर पकड़ रहा है कि यूक्रेन की जंग अगर किसी तरह से सॉल्व हो जाए तो रूस को अपनी तरफ करें, उसके ऊपर पाबंदियां खत्म करें, उसके साथ जंग खत्म करें यूक्रेन वाले मामले को हल करके, और चाइना से निपटें। उनको लगता है कि रूस आने वाले वक्त में हमारे लिए उतना खतरा नहीं है। रूस के साथ अगर हम दोस्ताना ताल्लुकात करके चाइना को अकेला करें, क्योंकि इस वक्त रूस और चाइना खासे क्लोज हैं, तो आने वाले वक्त में हमें चाइना से फिर मुकाबला करना आसान हो जाएगा। बहरहाल ये तो एक सोच है, एक मखसूस तबके की वाशिंगटन के अंदर पूरी हो सकेगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने 3 लोगों को जो अपनी लिस्ट में रखा है, कल तुलसी गैबर्ट साहब ने एक चौथे मुल्क का नाम भी लिया, और वो माशाल्लाह से पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जिन मिसाइलों का निशाना अमेरिका हो सकता है, जो अमेरिका पहुंच सकते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. उन्होंने जब ये ब्रीफिंग दी तो वाज़े तौर पर, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिका की जो इंटरनल सिक्योरिटी की या जो इंटेलिजेंस की हेड हैं, वो ये तुलसी गैबर्ट जो हैं, और पाकिस्तान के लिए वैसे भी उनके जज्बात खासे मनफी हैं। वो जो 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर, आज के और उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में जो फौजी ऑपरेशन किया था, उसमें अगर बहुत सारे ज़ाहिर है लोग उसमें शहीद हुए, मरे, जाँ बहक हुए, हम भी आपके सामने बताते रहते हैं मुदर रहमान कमीशन रिपोर्ट में, लेकिन तुलसी गैबर्ट उसको 10 गुना बढ़ाकर बताती हैं। पाकिस्तान के बारे में उनके जज्बात ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने, वो जो आसिम मुनीर साहब सदर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वो बार बार कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क का नंबर जो है वो अब चौथे नंबर पर आ गया है। तो जो अमेरिका के पूरी दुनिया में टॉप 4 मुखालिफ मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, निशाने पर हैं अमेरिका के, जिनको अमेरिका सीधा करना चाहता है, बंदे का पुत्र बनाना चाहता है, जिनके असले से अमेरिका को प्रॉब्लम है, उसमें एक नाम अब पाकिस्तान का भी आ गया। तो तगड़े हो जाएं। मीन अब पाकिस्तान की बारी है ईरान के बाद। ये कितनी देर में आती है? 2 साल में आती, 5 में आती, 10 में आती, 1 में आती है, मुझे नहीं पता, आपको भी जाहिर है नहीं पता, लेकिन बारी आने वाली है। ये वाज़े तौर पर है अमेरिका की जो सीरियस तरीन उनकी, और ये उनकी, मैंने आपको बताया कि सरबराह हैं जो इंटेलिजेंस की, वो अब ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग के अंदर, मुश्किल ब्रीफिंग के अंदर, वो ये वाज़े इंकशाफ कर रही हैं कि पाकिस्तान उस लिस्ट में है, हमें इनका कोई बंदोबस्त करना पड़ना है। आगे इसी जो हेयरिंग हो रही थी, उसमें उनसे 2 सेनेटर्स ने बड़े तगड़े सवाल किए। एक सेनेटर ने उनसे पूछा कि पिछले साल जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला हुआ, तो उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि हमने उसे मुकम्मल तबाह कर दिया, क्या ये सच है? तो तुलसी गैबर्ट ने कहा कि यस, ऐसा ही कहा था प्रेसिडेंट ने, ये सच है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो इंटेलिजेंस कैलकुलेशन थी, उसके मुताबिक क्या ईरान ने दोबारा इन जो फील्ड्स थी, जो सलाहियत थी उनकी, या जो उनके ये सेंटर थे न्यूक्लियर, इनको फाल करने के लिए दोबारा कोई कोशिशें की? मतलब इनको बेहतर करने के लिए, वो जो तबाही थी उसके बाद इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए कोई एफर्ट्स की? तो तुलसी गैबर्ट ने कहा कि नहीं, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तबाह रहने दिया, एज इट इज़ पड़े रहने दिया। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान से हमें किसी किस्म का भी एमिनेंट थ्रेट नहीं था, मतलब कि किसी किस्म का कोई खतरनाक किस्म का थ्रेट या फौरी थ्रेट जो है वो अमेरिका को ईरान से नहीं था। ये इंटेलिजेंस की जो हेड थी, उन्हें मानना पड़ा वहां पर। बहरहाल उन्होंने एक वहां पैंतरा बदला कि सदर होते हैं इस चीज़ का फैसला करने वाले कि थ्रेट था कि नहीं, लेकिन जो सेनेटर्स थे वो एडमेंट थे, और उन्होंने बार बार सामने रखा कि आपकी स्टेटमेंट्स है, आपके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स है, तो उसके बाद जब थ्रेट नहीं था तो फिर आपने हमला क्यों कर दिया? तो अमेरिका के अंदर अब ये सारी चीज़ जोर पकड़ रही है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करता, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर फिर भी हमला कर दिया। Is that Iran's nuclear enrichment program was obliterated by last summer's airstrikes? Yes. In the opening statement you submitted to the committee last night also stated, quote, there has been no effort since then to try to rebuild their enrichment capability, end quote, correct? That's right. And that's the assessment of the intelligence community. Yes.
Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president. False. and he This is made the that world. या उसके बाद उन्होंने एक सेनेटर जो जैक रीड हैं उन्होंने कहा कि क्या ये सच है कि जो अहले तशी हैं उनमें शोहदा के लिए खास ताजीम है। तो तुलसी गैबर्ट ने कहा कि ये सच है, ऐसा ही है, ये रियलिटी है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो कुछ कर रहे हैं ईरान के अंदर, जैसे वहां लोगों को शहीद कर रहे हैं, तो आप क्या अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में खतरात नहीं पैदा कर रहे? एक पूरे का पूरा जो अहले तशी सेक्ट है जो बहुत सारे मुल्कों में करोड़ों की तादाद में है, क्या उन सबको आप अमेरिका का दुश्मन नहीं बना रहे? जाहिर है इसके ऊपर कोई जवाब खातिर खा तुलसी गैबर्ट के पास नहीं था। ये ध्यान में रखिए कि तुलसी गैबर्ट जो है वो माजी में अमेरिकी फौज में भी काम कर चुकी हैं, जंगों के खिलाफ रही हैं अमूमी तौर पर, और हमेशा उनकी पिछले कई सालों में यही उनकी स्टेटमेंट्स थी, उनकी पोजीशन थी कि ये जो जंगें लड़ता है अमेरिका, ये गलत लड़ता है, इसको बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि आंख के बदले आंख। उन्होंने कहा है कि अब हमारे साथ जो जुल्म किया गया उसका बदला उसी तरह से लेंगे। हमारी जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर जो हमला किया गया है उसका जवाब अब हम अरब ममालिक की तमाम ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला करके उसका जवाब देंगे। ये हो गई बात। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब रूस के जो चाइना कह दिया माजरत, जो ईरान का पार्स जो वहाँ पर गैस फील्ड्स हैं उन पर तो आपको पता है कि इसराइल ने हमले किए, और उसके जवाब में पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि कतर की जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड्स हैं या ऑयल की फैसिलिटी है उसके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। कतर अभी तक वहां पर आग नहीं बुझा सका, वहां पर अभी तक आग लगी हुई है। इस गुस्से में कतर ने दो कम से कम लोग, एक उनके जो डिफेंस अटैचे थे और एक और सफारतकार जो है, उनको नापसंदीदा करार देकर ईरान के उनको कतर से निकल जाने के अहकाम दिए। तो जाहिर है कतर को बहुत शदीद इसके ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि ईरान के जब इसराइल ने गैस फील्ड्स पर हमला किया तो ईरान ने फौरी तौर पर पहले वार्निंग जारी की, वार्निंग के बाद उन्होंने हमला कर दिया। स्पीकर का बयान भी हमने आपको बता दिया। हमला उन्होंने सबसे पहले इब्तदा की जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल की फैसिलिटी कतर में है। कतर ने उसके जवाब में आपको बताया कि दो कम अज कम जो सफारतकार थे उन्हें नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे के अंदर ईरान वापस जाने, मतलब कतर को छोड़ के कतर के मुल्क से निकल जाने के अहकाम दिए। उसके साथ ही ईरान ने जो अगला हमला किया वो उन्होंने एक तो सऊदी अरब की दो ऑयल फील्ड्स के ऊपर किया जिनको सऊदीज ने इंटरसेप्ट कर लिया, वो नहीं पहुंच सके मिसाइल उस तरीके से, लेकिन साथ ही उन्होंने रियाद पर भी हमला कर दिया ईरान ने। अब रियाद में जब हमला किया तो ऐन उस वक्त रियाद के अंदर जो सऊदी दारुल हुकूमत है, वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस पर सऊदी वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि हम आपको सऊदी अरब बताते हैं कि अगर आपने मजीद ऐसा किया तो हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और हम वापस अटैक करने का आपके ऊपर हक रखते हैं और हम उसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब सऊदी अरब जो है वो अब गुस्से के साथ वापस जो ईरान है उसको पैगाम दे रहा है। इसके साथ ही एक सऊदी एनालिस्ट, आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है, सऊदी अरब में जो एनालिस्ट हैं वो भी उतना बोलते हैं जितनी हुकूमत की इजाज़त होती है। उन्होंने एक प्रोग्राम में, गालिबन CBS के साथ अगर मैं गलत नहीं हूं, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये फरमाया कि अगर ईरान हमले करने से बाज ना आया तो सऊदी अरब का जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा है वो सऊदी अरब जो है वो उसे इन्वोक कर लेगा। और जो होस्ट थे प्रोग्राम के, उन्होंने पूछा कि वो तो फिर न्यूक्लियर पावर भी है, तो उन्होंने कहा हाँ, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी सऊदी अरब पर आ जाएगी, मतलब कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी सऊदी अरब इस्तेमाल कर सकेगा, पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो भी सऊदी अरब इस्तेमाल कर सकेगा। वाज़े तौर पर जो सऊदी एनालिस्ट थे उन्होंने उस टेलीविजन पर कह दिया। अब इसके साथ ही बॉब वुडवर्ड की किताब कल से लोग शेयर कर रहे हैं, उसका एक पेज जिसमें लिंडसी ग्राहम जो हैं वो एक वाकया बता रहे हैं जब उनकी बात मोहम्मद बिन सलमान से होती है, क्राउन प्रिंस से। लिंडसी ग्राहम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान उन्हें कहते हैं कि मैं यूरेनियम इनरिच करना चाहता हूं क्योंकि मैं जो न्यूक्लियर पावर है उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं सिविलियन मैटर्स के लिए, बिजली बनाने या दूसरे मैटर्स के लिए, इसलिए मैं यूरेनियम इनरिच करना चाहता हूं। तो लिंडसी ग्राहम कहते हैं कि मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारी दुनिया ये सोचेगी कि आप एटम बम बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, तो आपकी इसको कोई इजाजत नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड्स की जो किताब है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान है वो जवाब देते हैं कि मुझे एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम इनरिच करने की क्या जरूरत है, मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। अगर मुझे एटम बम चाहिए तो मैं पाकिस्तान से खरीद लूंगा। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. तो अब ये जो एक तरफ जो अमरीकी
तुलसी गैबर्ड। एक तरफ तुलसी गैबर्ड जो है वो उस हेयरिंग के अंदर कह रही हैं कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में शामिल है। दूसरी तरफ सऊदी एनालिस्ट कहते हैं कि हम पाकिस्तान का एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी तरफ जो है वो बॉब वुडवर्ड की किताब कि हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे। दिस ऑल पुट्स पाकिस्तान इनटू अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट। और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है जाहिर है उसके ऊपर फिर बहुत सारे सवालात और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो इसमें ज़रूर नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं वो खबर दे दूं जो मैंने शुरू की थी, जो आपको लगी थी कि पता नहीं मैंने जज्बाती तौर पे आपको कह दिया कि सदर ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये ज़रा स्क्रीन पर देखिए, ये सदर ट्रंप की लेटेस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट है ये वो है। इसमें सदर ट्रंप वाज़े तौर पर 3 बातें मान रहे हैं। सबसे पहली बात तो अपनी सफाई दे रहे हैं भरपूर कि जो ईरान की गैस की सबसे दुनिया की शायद सबसे बड़ी फैसिलिटी है उस पर जो हमला, या दूसरे नंबर की होगी अगर दुनिया की सबसे बड़ी कतर की है, तो जो ईरान की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी है उस पर जो हमला इसराइल ने किया उसका हमें कुछ पता नहीं था। मतलब कि सदर ट्रंप अपने आप को उसमें इनोसेंट करार दे रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने आपसे चंद दिन पहले ही जब तेहरान के अंदर ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला हुआ था तो सदर ट्रंप ने यह कहा था कि अब इसराइल जो है वो किसी ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला ना करे। हम बार बार आपको यहां से बता रहे हैं कि इसराइल इस जंग को बढ़ाना चाहता है। इसराइल चाहता है बहुत सारे मुल्क और कूद जाएं, ये जंग बढ़े और एक दफा ईरान का बिल्कुल ये कलाकमा कर दें सब मिलके। इसराइल इस जंग को रोकना नहीं चाहता, वो नजर भी आता है यहां पर। तो सदर ट्रंप इस वक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे पिंजरे में फंसे हुए हैं, ना वो उड़ सकते हैं इसराइल से आजाद होके और ना वो इस जंग को अब रोक पा रहे हैं ना चला पा रहे हैं। तो पहली सफाई सदर ट्रंप ने दी कि हमें कुछ पता नहीं, अल्लाह जानता है। जैसे बंदा कहता है ना कि रब जानता है, मैनू नहीं पता। तो सदर ट्रंप ने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पता था हमला किया। फिर उन्होंने कहा कि वापसी में ईरान ने कतर पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने तीसरी सफाई दी कि कतर को भी खुदा जानता है कुछ पता नहीं था, वो तो मासूम है बिल्कुल। कतर को भी कुछ पता नहीं था कि इसराइल हमला कर रहा है, तो ना हमें पता है ना कतर को पता है। इसराइल ने हमला कर दिया, लेकिन देखो कितना बड़ा जुल्म किया ईरान ने कि उन्होंने कतर की ऑयल और गैस की जो फैसिलिटी उस पर ही हमला कर दिया। ये उन्होंने कहा बहुत खतरनाक है पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, इससे तो तबाही मच जाएगी। मैंने अब इसराइल को कह दिया है, अगली इंपॉर्टेंट बात कही कि 9 ऑनवर्ड उनको बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो गैस और तेल की किसी फैसिलिटी के ऊपर बात करें। यह है मुद्दे की बात इस सब में, जिसमें सदर ट्रंप एक ही रात में हाथ खड़े कर गए हैं। क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर, और ईरानी स्पीकर ने भी ये कहा है, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी उनकी असेंबली के स्पीकर ने, कि अगर हमारे ऑयल और गैस फील्ड पर हमला हुआ तो हम अरब ममालिक के तमाम गैस और ऑयल फील्ड्स को उड़ा देंगे, हम खित्ते की तमाम एनर्जी को उड़ा देंगे, फिर कोई हमें ना कहे। एक ही रात में सदर ट्रंप बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो गए, हाथ खड़े कर दिए। ईरान को एश्योरेंस दी है लिख के कि अब के बाद इसराइल कोई हमला नहीं करेगा। हाँ, नीचे फिर जो टिपिकल सदर ट्रंप है, आखिरी 2 लाइनों में धमकी दी है, लेकिन अगर आप पे अब हमला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने हमला किया तो फिर मैं इतने बम मारूंगा कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। वो सदर ट्रंप का एक तकिया कलाम है, वो उन्होंने आखिर पर ऐड किया है। लेकिन पहली दफा सदर ट्रंप जो है वो लिखकर तकरीबन माफियां भी मांग रहे हैं, वजाहतें भी दे रहे हैं, हाथ भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा हमला नहीं होगा। एग्जैक्टली मैंने पहले भी आपको कहा कि जो ईरान है वो बम्बों में, मिसाइलों में, जो एयर फाइट है उसके अंदर वो हम पल्ला नहीं हो सकता। उसको पता है, उसने इकोनॉमी की नब्ज को दबाना है, वो बिल्कुल दुरुस्त जगह पर दबा रहे हैं। जरा सा दबाते हैं तो आप देख लीजिए कैसे रिएक्शन आता है। कतर ने सफारतकार निकाल दिए, सऊदी अरब ने कह दिया कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने भी गम गुस्सा निकाला। और सदर ट्रंप ने तो लिख के जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। खबरें और भी थी जो हमने जरा कवर करनी थी। एक तो कुवैत में 10 गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने कहा हिजबुल्लाह के साथ उनका रिलेशनशिप था इसलिए हमने उनको गिरफ्तार किया है। फिर अमेरिका के अंदर जो फौजी अब आ रहे हैं, जिनकी मैयतें आ रही हैं, उनकी आखिरी रसूमात जो हैं उनको कैमरे से परे कर दिया गया, कैमरे में कवर नहीं हो रही। शायद जो हलाकतें हैं वो ज़्यादा हैं या क्या वजह है हमें नहीं पता, लेकिन अब उन्हें कैमरों के ऊपर कवर नहीं कर रहे। ये स्टोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर CNN बता रहा है कि ईरान हमले के बाद अमेरिका की पूरी दुनिया में और स्पेशली 24 बड़े मुल्कों में मकबूलियत बहुत नीचे चली गई है। इसराइल के बाद दूसरे नंबर पर अब दुनिया में गैर मकबूल मुल्कों में अमेरिका आ गया है। मतलब अमेरिका को और उसकी रेपुटेशन को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। और भी कई बातें थी, जैसे कि रूस जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने फौरी तौर पर ईरान से राब्ता किया है ये गैस फील्ड्स पर हमले के बाद। मतलब फ्रांस और दूसरे सबको भी तरथल्ली मच गई है कि अगर गैस और ऑयल की फैसिलिटीज पर मजीद हमले हुए तो इकोनॉमी का वो हाल होगा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो ईरान का हाथ सही नब्ज पर है। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान को सख्त पैगाम। DGISPR ने जो बातचीत की हामिद मीर साहब के साथ जो रिपोर्ट हो रही है वो ये कि अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कि TTP के साथ उन्होंने दहशतगर्दों के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही है, ताकि सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने अल शबाब, जो शायद सोमालिया में है या किस मुल्क में, मुझे एग्जैक्टली अब याद भूल गया, पर अल शबाब जो है
उसको दावत दी है कि वो हमारे पास आ जाएं, हम आपको पनाह देते हैं यहाँ पर और आप यहाँ से अपने दहशतगर्दी के काम करें। फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन भी अफगान तालिबान के साथ राब्ते में हैं और अफगान तालिबान ने उनको भी कहा है, हमजा बिन लादेन को, कि आप यहाँ आ जाएं, हमारे पास से आप सारी कार्रवाई डालें। तो डीजी ने ये दोनों दावे करने के बाद पूरी दुनिया को कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, सिर्फ ये हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो हम आपको अपने तज्जियों में बताते थे, बल्कि जो बात आज से 1 साल पहले इमरान खान ने जेल में से बताई थी कि आसिम मुनीर वेस्ट को बताएंगे कि मैं वो मुजाहिद हूं जो इन तालिबान के साथ लड़ सकता है और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब डीजी साहब एग्जैक्टली वो लाइन उनके मुंह से निकल गई है। उन्होंने एग्जैक्टली ये लफ्ज इस इंटरव्यू में कह दिए हैं कि हम दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, ये हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, ये पूरी दुनिया की जंग जो है हम लड़ रहे हैं और दरमियान में पाकिस्तान है, इस खतरे को हमने संभाला हुआ है। उन्होंने अगला जुमला कहा कि ये जो तालिबान का खतरा है पूरी दुनिया को, इसको हमने संभाला हुआ है, दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए, हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। यहां से आप खुद ही समझ लीजिए कि डीजी साहब किसको पैगाम दे रहे हैं, डीजी साहब किसकी जंग लड़ रहे हैं और किसको कह रहे हैं कि भाई आपकी जंग हम लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ हमारे साथ खड़े हों, इमदाद करें, ये हमारी अकेले की जंग नहीं है, ये सबकी जंग है। दूसरी तरफ हम कहते हैं हम अल्लाह की फौज हैं और हम अल्लाह के रास्ते पर लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे। इसमें क्या मामला है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। उसके बाद डीजी साहब ने अगली बात कही कि पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में दहशतगर्दों के असलहा और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई अफगान तालिबान के 53 हमलों के जवाब में की गई। मजबूरी तौर पर 81 मुकामात 81 जो जगह थी उन पर हमने स्ट्राइक्स की हैं। जहां हम स्ट्राइक्स करते हैं वहां अफगान तालिबान जो हैं वो फिर इन दहशतगर्द तालिबान को मदद के लिए पहुंचते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि सिविलियन की वहां पर कोई हलाकतें नहीं हुई, ये झूठ है, वहां पर कोई लफ्ज उन्होंने नशई इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको पता उनकी डिक्शनरी ज़रा ऐसे ही है, ज़रा थोड़ा सा वो पॉलिश कम ही है, मेरी तरह देहाती आदमी है, पॉलिश कम है और थोड़ा सा जो अल्फाज का चुनाव होता है वो भी मेरी तरह उनका कोई बहुत पॉलिश नहीं होता। तो बहर उन्होंने कहा कि नशई वहाँ पर जो नहीं थे उनका इलाज नहीं हो रहा था। तालिबान जंगजू सिविलियन लिबास इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ड्रोन बन रहे थे, अफगान तालिबान को भारत ड्रोन फ्राहम करता है और इस पर हमने जो हमला किया। फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी या ये जो अपने आप को बम बांध कर हमले करते हैं इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये औरतों के साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जितने भी अपने साथ बम बांध कर हमले करते हैं ये नशई होते हैं सारे के सारे। और एक तरफ कह रहे हैं कि हमने उस हॉस्पिटल जहाँ पर हमला किया हॉस्पिटल नहीं था, नशई नहीं थे। दूसरी तरफ से उनकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि वो उन सब दहशतगर्दों को नशई ही करार दे रहे हैं और फिर अगर नशई ही करार दे रहे हैं तो फिर शायद वो वाकई हॉस्पिटल हो जहाँ नशइयों का इलाज हो रहा। तो ये समझ नहीं आ रही, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं था ऐसा, वहाँ सिर्फ दहशतगर्द थे, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं ये जो बम बांध कर आते हैं ये नशई होते हैं। तो फिर अगर आप ये बात मान रहे हैं कि वो नशई होते हैं तो फिर तो इस बात में तकवीयत आ जाती है कि वहाँ पर शायद नशइयों का ही इलाज हो रहा था। पर ये तो वक्त के साथ जब इंक्वायरी होगी तो हतमी जो नंबर है वहाँ पर अमवात का वो भी सामने आएगा, वहाँ पर हॉस्पिटल था या क्या था वो भी सामने आएगा। लेकिन डीजी साहब ने एक दो जो बातें की हैं उससे हमें माजी याद आ गया। ज़ियाउल हक साहब इन्हीं के आर्मी चीफ, मीन हमारे भी जाहिर है इसी फौज के आर्मी चीफ थे जिसमें आज डीजी ISPR हैं। वो कहते थे कि अगर आप तालिबान के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो ये अल्लाह के मुजाहिद हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर करें, ये आपकी और आलम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। अब उसी इदारे के एक आर्मी चीफ ये कहते हैं और आज के डीजी ISPR जो है 180 डिग्री के ऊपर टर्न लेकर उन्हें जहनी मरीज और उन्हें नशई कह रहे हैं। आप आपस में फैसला कर लीजिए कि आप ही के इदारे में इतनी ज़्यादा कंट्रडिक्शन क्यों है। एक अल्लाह का मुजाहिद, अल्लाह के लिए लड़ने वाला, जिसके लिए पूरी कौम से आप दुआओं की तवक्को करते थे, अब उन्हें जहनी मरीज और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। हकीकत क्या है आप पे छोड़ता हूं। अब जरा आते हैं जी रूस और ईरान और इसराइल और अमेरिका, ये जो जंग चल रही इसमें क्या रूस ने अपना पैगाम भेजा है अली लारिजानी की जो शहादत है उस पर, और बहुत अफसोस का इजहार किया, बड़े दुख का। और उन्होंने मुश्तबा खामेनाई को अपने पैगाम में बताया कि अली लारिजानी जो हैं वो रूस के सच्चे दोस्त थे, हमें उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो परवाह थी या बड़ा दुख हुआ है उनकी शहादत के ऊपर। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।